अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हमने इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें उसकी थोड़े से फीचर्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड। मतलब हम इसको ये नहीं कर सकते कि हम लोग के इसको छोड़ देंगे, इसको थोड़ा पढ़ें। मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज़ आर ऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सारे जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं नेचर में, बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक, क्योंकि उनमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑल कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम। अब अगर हम लोग प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह को देखते हैं तो इनमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं या आउटसाइड द, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। वी हैव बिकम डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अकर इन नेचर। हम इस पर डिपेंड भी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो कि हमारे फूड का एक सोर्स है, मेडिसिन का सोर्स है और क्लोथिंग का सोर्स है। ओवर द ईयर्स, मतलब कई साल हो गए, द केमिस्ट हैव लर्न टू सिंथेसाइज प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, डाइज एट्सेट्रा। मतलब बहुत साल हो गए जो मतलब हमारे जो केमिस्ट है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। मैनी ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि स्टार्ट में सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग है, हम नहीं बना सकते उनको। लेकिन उसके बाद जब एक अमोनिया से हम लोगों ने बनाया था, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था, उसके बाद बहुत सारी रेवोल्यूशन आ गई कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज होने लगे। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सारे बनने लगे। और इस वजह से हमें नेचुरली अकरिंग जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें शॉर्टेज नहीं आई, क्योंकि हम लोग चीज़ें खुद बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से। इसलिए जो नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं वो उनमें शॉर्टेज नहीं आई, उनमें कमी नहीं आई। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस आर वास्ट रिजर्वायर्स फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस जो है ये बहुत बड़े जो है ये सोर्सेज हैं, इस ज़राए हैं जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें मिल सकता है। इनको हम लोग फॉसल फ्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि एंड आर फॉर्म्ड, ये क्योंकि बनते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल्स के डिके से बनते हैं, इसलिए हम लोग इनको फॉसल फ्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो पहला डिटेल है वो है कोल के बारे में। इट इज़ बिलीव दैट कोल इज़ नेचुरल, वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब ये सोचा जाता है कि ये जो कोल है, कोयला है, कैसे बना है कि जो ट्रीज़ का जो रिमेन, मतलब जो दरख्तों की चीज़ें बच जाती हैं, मतलब उनको काटने के बाद कुछ जो उनके पार्ट्स बच जाते हैं उनको ज़मीन के अंदर बरीड, मतलब उनको दबा दिया जाता है फॉर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड है। यहाँ पे इनको दबा दिया जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शन हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वुड के ऊपर, जो कि वुड को कन्वर्ट कर देते हैं पीट के अंदर। अब पीट जो है वो एक इनिशियल फॉर्म है कोल की। एज ए रिज़ल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, जो पीट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कोल के अंदर। तो पहले तो जो दरख्तों का जो मटेरियल हमने बचा कुचा जो भी था वो बरीड किया था या दबाया था अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हुआ पीट के अंदर, और इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो जो पीट है वो कन्वर्ट होगी बाद में कोल के अंदर। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल and become a source of organic compound when subjected to carbonization or destructive distillation। कोल जो है एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है, फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन में, एक ही चीज़ है ये, तो ये वहाँ पे एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेव करता है। व्हेन कोल इज़ हीटेड, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब अगर टेम्परेचर हम उसका रखें 500 से 1000 सेंटीग्रेड रखते हैं और
जो एयर है उसको हम लोग नहीं रखते हैं, मतलब विदाउट एयर रखते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोक के अंदर। कोल गैस एंड कोल टार, मतलब अगर हम लोग जो कोयला है उसको हम लोग बर्न करें 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो कोयला है वो कन्वर्ट होगा 3 चीज़ों में। हमें कोयले से 3 चीज़ें आगे मिल सकती हैं, एक कोक, कोल गैस और कोल टार। यहाँ पे उन्होंने आगे उसकी बता भी दिया कि कोल टार कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सेपरेट आउट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कोल टार है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी जिसको हम लोग सेपरेट आउट करवाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मतलब पहले तो हमारे पास कोयले से कोल टार भी आ गई, कोल गैस भी आ गया और ये कोक भी आ गई, लेकिन अगर हम कोल टार को अगेन उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उसमें से हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। The coal resources of Pakistan are estimated by the Geological Survey of Pakistan to be 184 billion tons। मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि इसके अंदर कोयले के कितने रिसोर्सेज हैं, हमें कितने कोयला मिल सकता है, तो वो 184 बिलियन टन्स है। About 80% ऑफ दिस कोल इज़ अबाउट यूज टू बेक ब्रिक्स इन द लाइम किल्स। जितने भी ये जो भट्टे हैं जहाँ पे ईंटें बन रही होती हैं, 80% ऑफ द कोयला जो है वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है ईंटों को बनाने में। उसके बाद बिसाइड्स सम क्वांटिटीज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, कुछ जो है वो हम लोग अपने घरों के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा चीज़ों में। कॉन्शियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर यूनिट्स। मतलब जहाँ पे फ्यूल यूज़ हो रहा है वहाँ पे मतलब अब कोशिश की जा रही है कि हम ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोयले को इंसर्ट करे एज ए पावर यूनिट्स। The Sindh Coal Authority and the Directors of Mineral Development of Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa are all taken to expand coal utilization in power generation, for which many incentives have been available। मतलब ये जो हमारे पास डायरेक्टर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने एक्सपेंड किया कोल की यूटिलाइजेशन को इस्तेमाल के लिए, ताकि पावर जनरेशन के लिए, और बहुत सारी जो हैं इससे चीज़ें बनाई गई हैं, बहुत सारे जो हैं इससे रिसोर्सेज बाद में सामने आए हैं हमारे पास। तो वुड डेड, यहाँ पे उन्होंने एक समरी दे दी है सारी की। तो वुड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़, मतलब जो कि डेड प्लांट्स या ट्रीज़ हैं उसको हमने बरीड कर दिया, दबा दिया अर्थ क्रस्ट में, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन हो गया, इसके ऊपर वो कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर। पीट पे क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगा तो वो कन्वर्ट होगा लिग्नाइट पे। अब उसके अंदर जो है वो अगेन जो है वो प्रेशर लगेगा तो कन्वर्ट होगा बिटुमिनस कोल के ऊपर। कोल की एक इनिशियल फॉर्म होती है, तो उसके ऊपर और अगर प्रेशर लगेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट के ऊपर। तो ये समरी थी कोल की। कोल जो है वो वुड प्लांट जो है वो वुड प्लांट से कोल में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कि वो उसको हमने बरीड कर दिया, केमिकल एंड बैक्टीरियल रिएक्शंस हो गए, वो कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उस पर अप्लाई हुआ, लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर प्रेशर लगा बिटुमिनस कोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, एंड अगेन उस क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर और लगा या प्रेशर और एग्जर्ट हुआ तो वो कन्वर्ट हुआ एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट है जी आपके पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता है, नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। हमारी जैसी जो पाकिस्तान की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मिनरल ऑयल और ये जो कोयले वगैरह की कमी है, वहाँ पे नेचुरल गैस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अब ये जो नेचुरल गैस है ये होता क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस की ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज़ मीथेन। अगर नेचुरल गैस को अगर देखा जाए तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन का है। मीथेन CH4 होती है, गैस है। इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरल गैस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से भी बनती है। पाकिस्तान के अंदर बीइंग चीपर ये बहुत सस्ती है। इट इज़ यूज़ फॉर पावर जनरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं वहाँ पे यूज़ होती है। इन सीमेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, एज ए फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। ये यूज़ लिखा है कि जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल इज़ फॉर्म पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। जो मिनरल ऑयल है उसको हम पेट्रोलियम भी कह रहे हैं। व्हेन इट इज़ रिफाइंड फॉर्म, अगर ये रिफाइंड फॉर्म में होगा तो इट इज़ थॉट टू हैव बीन
formed by the slow chemical and biochemical decomposition of the remains of organic matters found between sedimentary rocks. ज़मीन के अंदर, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या कुछ भी जो मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होगा या बायोकेमिकल रिएक्शन होगा और वो कन्वर्ट करेगा उस ऑर्गेनिक मैटर को इनटू पेट्रोलियम. When extracted from the rocks, it appears like a liquid of blackish color known as crude oil. अब वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहाँ से हमने जब इसको सेपरेट आउट करवाया है तो वो पेट्रोलियम की फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो सबसे पहले क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलेगा. एक लिक्विड होगा ब्लैकिश कलर का, वो होगा क्रूड ऑयल. अब वो जो क्रूड ऑयल निकला है, इट इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन. और हम उसको रिफाइन करेंगे, इसको प्योरीफाई करेंगे तो पेट्रोलियम जो है वो फ्रैक्शंस आ जाएंगी. एट प्रेजेंट हमारा मतलब इस टाइम पे 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री. हमारी जो पाकिस्तान में 4 जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ की जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही हैं जो कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी करती हैं. One oil refinery is known as Attock Oil Refinery is located at Morag near रावलपिंडी. रावलपिंडी में ये अटक ऑयल रिफाइनरी है. इसकी जो है इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी. मतलब इसके पास जो रिफाइनिंग की कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन्स है. मतलब 1.25 मिलियन टन्स जो है वो क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करती है पेट्रोलियम के अंदर. सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट कराची. कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन्स है. ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपको. और अनदर रिफाइनरी नोन एज पाक अरब रिफाइनरी लोकेटेड एट महमूद कोट नियर मुल्तान. ये मुल्तान के करीब एक इलाका है, महमूद कोट, वहाँ पे प्रेजेंट है. The crude petroleum is separated by fractional distillation into a number of fractions can be corresponding to a particular boiling range.